So friends, welcome to one more video, and in this particular video I am going to discuss the buoyancy and stability of the submerged bodies. Okay, so first let us understand what the buoyancy is. Let's say in your school days you have already read about the Archimedes principle. ठीक है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल आपने स्कूल के टाइम पे पढ़ा हुआ है. एंड व्हाट डज आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट? इट स्टेट कि आपका कोई भी बॉडी है पानी में जितना वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगी उस मैं इसको दोबारा से रिपीट करता हूँ. मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और आपने उसको वाटर में डाला, तो जब उसको आप वाटर में या किसी भी लिक्विड में आप डालेंगे तो वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस करेगा. तो जितना वॉल्यूम वो डिस्प्लेस करेगा उसके भार के बराबर, जो वॉल्यूम उसने डिस्प्लेस किया लिक्विड का, उस लिक्विड के भार के बराबर आपका बायोन्सी फोर्स एक्ट करता है. और बायोन्सी फोर्स जो होता है वो आपका वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है. तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ बॉडी होली और पार्शियली इमर्स्ड. मतलब होली का मतलब हो गया आपका पूरी तरह से, मतलब फुली सबमर्ज. पार्शियली इमर्ज का मतलब जो फ्लोटिंग वाली कंडीशन. इन अ फ्लूइड द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ बॉडी. तो बेसिकली जो बायोन्सी फोर्स होता है इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स. ठीक है, तो जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स एक्सपीरियंस किया जाता है उसको बोलते हैं बायोन्ट फोर्स, और ये फिनोमेना कहलाती है आपको बायोन्सी. ठीक है, एक सीधे से एग्जांपल दिया समझें आप. जैसे मान लीजिए कोई टैंक है, टैंक में आप बकेट को डालें, ठीक है, बिल्कुल उसको अंदर तक डाल दीजिए, और जब उसको आप हाथ से निकालेंगे तो आपको कम फोर्स अप्लाई करना पड़ता है उसको लिफ्ट करने के लिए, क्योंकि आपका जो बायोन्सी है वो बायोन्सी भी ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा है, जिससे आपको कम एफर्ट अप्लाई करना पड़ेगा. और जैसे वो बाहर आ जाती है, बकेट बाल्टी बाहर आ जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है. तो एक तरह से ये इस तरह से आप बायोन्सी को समझ सकते हैं. अब यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है. मान लीजिए कोई फ्री सरफेस है ना, ये फ्री सरफेस का सिंबल होता है, और इसमें एक सिलेंड्रिकल सरफेस है जिसको मैंने पूरी तरह से सबमर्ज कर दिया है ना? और इसके ये दो फेस है, एक एम है और नीचे वाला फेस है एन है. और इसका जो ऊपर वाला फेज है इसका फ्री सरफेस से जो डिस्टेंस है वो h1 है, और नीचे वाला फेज है उसका फ्री सरफेस से डिस्टेंस है वो h2 है. तो ये जब आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें, प्रेशर की, तो आपको पहले ही मालूम है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर क्या होता है, P इक्वल्स रो जी एच होता है. तो यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा रो वन जी एच वन, या रो तो सेम है, सेम लिक्विड है, तो यहाँ पर रो जी एच वन आ जाएगा. ऐसे ही आप हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नीचे निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, रो टू जी एच टू. और आपको मालूम है प्रेशर हमेशा कैसा लगता है, सरफेस के नॉर्मल एंड टुवार्ड्स द सरफेस लगता है. ठीक है, तो ये प्रेशर आ गया. अब आप देखेंगे कि इस पर जो नेट फोर्स होगा वो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा. तो नेट फोर्स यदि आप जीरो कंसीडर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फोर्स नीचे वाला फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट कर रहा होगा, नीचे वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जो एन पे लग रहा होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा होगा एम पे, ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, और नीचे से जो लग रहा होगा वर्टिकली अपर डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्योंकि प्रेशर हमेशा क्या लगता है, नॉर्मल लगता है और टुवर्ड्स दैट सरफेस लगता है. तो यहाँ पे सिग्मा एफ इक्वल जीरो हमने इक्विलिब्रियम में माना सिलेंडर को. तो एफ इक्वल्स क्या आ जाएगा, पी टू माइनस पी वन इंटू ए. क्रॉस सेक्शन एरिया दोनों तरफ समान है, तो यहाँ पे आप फोर्स की बात करें तो यहाँ पी वन ए हो जाएगा, और यहाँ पे नीचे वाले फेस पे फोर्स की बात करेंगे तो पी टू इंटू ए हो जाएगा. तो ए कॉमन है तो इसलिए आपने ए बाहर ले लिया. अब पी वन बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो जी एच वन, और पी टू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रो जी एच टू. तो रो जी कॉमन ले लिया आपने, रो जी एच टू माइनस एच वन इंटू ए आ गया. मैं दोबारा से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे पी वन इक्वल्स क्या होगा, रो जी एच वन, ये आपने लिख चुके हैं. पी टू क्या होगा, रो जी एच टू. तो ये वैल्यू जब आप पुटअप करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, रो जी एच टू माइनस एच वन इंटू ए. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया. अब ए एच टू माइनस ए एच वन, तो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए एच टू की यदि हम बात करें तो ए एच टू रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला वॉल्यूम, इसके ऊपर जो वॉल्यूम. ठीक है, ये सॉरी ए एच वन है ना, यहाँ से यहाँ तक जो वॉल्यूम होगा ऊपर, ये ए एच वन रिप्रेजेंट कर रहा है. और ए एच टू का क्या मतलब, ए एच टू का मतलब यहाँ से लेकर नीचे तक की वॉल्यूम. तो हम क्या किया, ये वाला पूरे में से ये वाला वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो आपका ये सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा. किसका वॉल्यूम आ जाएगा, इस सिलेंडर का वॉल्यूम आ जाएगा. तो आप यहाँ पे देखें रो जी एच टू माइनस एच वन इंटू ए, और ए एच टू माइनस ए एच वन, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर. ठीक है, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं क्योंकि जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा
वही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम होगा लिक्विड फ्लूइड का। भाई सिलेंडर जितना स्पेस ऑक्यूपाई करेगा उतना ही तो लिक्विड को वो डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो यहाँ डिस्प्लेस वॉल्यूम आ गया। तो यहाँ पे एफ जो बायोंसी फोर्स है, एफ सबस्क्रिप्ट बी से दिखाते हैं बायोंसी फोर्स को, तो ये हो जाएगा रो जी वी, जहाँ पर रो डेंसिटी है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्लूइड। अब सेंटर ऑफ बायोंसी क्या होता है? देखिए, किसी भी फोर्स को डिफाइन करने के लिए आपको तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है ना, या कोई फोर्स तीन चीज़ों से करेक्टराइज कर सकते हैं। एक तो होता है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, एक लाइन ऑफ एक्शन, और एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बायोंसी फोर्स का कहाँ जहाँ एक्ट करता है, ये बायोंसी फोर्स का जो सेंटर ऑफ एप्लीकेशन होता है या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ बायोंसी। द पॉइंट वेयर द बायोंट फोर्स एक्ट इज नोन एज सेंटर ऑफ बायोंसी। इसको डिनोट करते हैं किससे? बी से, ठीक है। यहाँ पे फ्री सरफेस है, और ये आप अब हम बात करेंगे स्टेबिलिटी के बारे में। तो जो सबमर्ज बॉडी होती है उसकी स्टेबिलिटी कब होती है? मान लीजिए यहाँ पे ये जी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ बायोंसी। आपको मालूम है जो वेट होता है, वेट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होता है? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। और बायोंट फोर्स का सेंटर ऑफ एप्लीकेशन क्या है? सेंटर ऑफ बायोंसी। तो यहाँ पे समझने के लिए पहले तीन चीज़ समझते हैं। एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, तीसरा होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए बॉल है कोई, ठीक है, ये यहाँ पर रखी हुई है इनिशियली, और इसको आपने ऑसिलेट कर दिया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया है ना, या इसके ऊपर डिस्टर्बिंग कोई फोर्स लगा दिया, तो ये क्या होगा, इनिशियली क्या होगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, मतलब इस तरह से ऑसिलेट करने लगा। लेकिन फाइनली एक आगे कहाँ रुकेगा, वहीं इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेगा, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे आ जाएगा। इसको बोलते हैं हम स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि आपने फोर्स लगा दिया तो उसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कुछ इस तरह का होता है कि यदि आपने एक बार उसको फोर्स लगा दिया तो वो पोजीशन अपनी परमानेंटली चेंज कर लेगा। और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है, यदि आपने बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स लगा दिया तब भी वो अपनी पोजीशन को क्या करेगा, चेंज कर लेगा। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा कि आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो अब हम देखेंगे कौन सी कंडीशन में स्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, किस कंडीशन में आपका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बनेगा, और किस कंडीशन में आपका न्यूट्रल इक्विलिब्रियम बनता है। तो यहाँ पे हमने बात करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि जो आपका सेंटर ऑफ बायोंसी है, ठीक है, वो सेंटर ऑफ बायोंसी आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर लाई कर रहा है, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये मैं पहले बता चुका हूँ कि जो बायोंट फोर्स है वो कैसा लगेगा, वर्टिकली अपर डायरेक्शन में। और जो वेट होता है, वेट कैसा एक्ट करता है, वेट इट ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो यदि हमने इस पर कोई डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा दिया है ना, या ऑसिलेटिंग मूवमेंट हमने इस पर लगा दी इस बॉडी पे, तो ये बॉडी किस तरह से, इस तरह से टिल्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जी था, बी था। अब इसमें पोजीशन ये बेसिकली किसके अलोंग एक्ट करेगा, अलोंग दी बॉडी की जो सेंटर लाइन है उसके अलोंग एक्ट करेगा। तो यदि आपने इसको टिल्ट कर दिया तो आपको यहाँ पे जी है और ये पहुँच जाएगा एफ। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो ये दोनों फोर्स क्या है, इक्वल और अपोजिट फोर्स हैं, तो ये क्या बना लेंगे, कपल बना लेंगे। और आप इस केस में देखेंगे अभी आप जो एक्सर्ट कर रहे हैं, जो मूवमेंट आप एक्सर्ट कर रहे हैं, वो मूवमेंट कैसा हो रहा है, वो किस डायरेक्शन में मूव कराएगा इस बॉडी को, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ये आप देख रहे हो इसको कैसा मूव करा रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आपने इस तरह से मूवमेंट लगाया, और यहाँ पे जो कपल बनेगा, ये कपल क्या करेगा, इस बॉडी को कैसा रोटेट करने की कोशिश करेगा, इस तरह से। इसको बोलते हैं रिस्टोरिंग मूवमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो कपल बन रहा है, जो कपल जनरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ द सेंटर ऑफ बायोंसी एंड, या फिर मैं बोलूँ बिकॉज ऑफ द बायोंट फोर्स एंड द वेट, वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। तो वो क्या करना चाहेगा, इसको बैलेंस करना चाहेगा। तो ये क्या अपनी जो इनिशियल पोजीशन है वो पोजीशन अटेंड कर लेगा। तो ये कहलाता है आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। तो आप यहाँ से एक चीज़ समझ पा रहे हो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन कब अचीव होती है, व्हेन द सेंटर ऑफ बायोंसी इज अबव द सेंटर ऑफ ग्रेविटी।
ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम, गेट वगैरह में ये डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। अब यदि हम माने कि जो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो ऊपर है और सेंटर ऑफ बायोन्सी क्या है, नीचे है, तो ये एफ भी एक्ट कर रहा है, यहाँ पे जी एक्ट। अब फिर आपने यहाँ पे डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा दिया, तो डिस्टर्बिंग मूवमेंट लगा दी तो आपको देखेंगे ये मतलब इस तरह से लाइन इसकी सेंटर शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे बी लग रहा है, ये जी लग रहा है। बी का मतलब बायोंट फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है और जी का मतलब वेट का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। तो अब यहाँ पे देखो कि ये दोनों फोर्स क्या बना रहे हैं, आपका कपल बना रहे हैं, लेकिन ये कपल अब कैसा रोटेट कराएगा, ये कपल अब इस बॉडी को रोटेट कराएगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका डिस्टर्बिंग मूवमेंट है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और रिस्टोरिंग मूवमेंट वाला है वो भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब ये किस में आ जाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन में है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जब आपका पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ बायोन्सी है वो अबव लाई करेगा center of gravity. When the center of buoyancy is above the center of gravity, then the condition of the submerged body is said to be stable equilibrium. And when the center of gravity is above the center of buoyancy, then the condition is said to be unstable equilibrium. तो उस बॉडी की कंडीशन क्या कहलाती है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहलाती है। और जब सेंटर ऑफ बायोन्सी एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोइंसाइड करते हैं तो जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं हम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे कुछ नॉमेनक्लेचर दिए हुए हैं, जैसे एफ बी का मतलब बायोंट फोर्स है, डब्ल्यू वेट ऑफ द बैलून है ना, बैलून या फिर जो भी स्ट्रक्चर है इसका, जी क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और बी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेंटर ऑफ बायोन्सी। सो दिस इज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।